अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। ऑटम 14। हाँ जी, ऑटम 14 दिया था एक सवाल। तो फिर हाँ जी, कुछ नहीं पूछना। पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ रही है, जैसे कल वाले सवाल में निकालनी पड़ी थी। तो जब निकालनी पड़ेगी, चूंकि 70% कंप्लीट है, तो इसलिए मटेरियल अलग, कन्वर्जन अलग, जैसे पहले करते हैं प्रोसेस में, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट। तो ये इस तरीके से इनकी कॉस्ट निकालनी पड़ी। 8639 ऐसे निकला है। तो ये 8639 वाला एक पॉइंट था इसमें, तो उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग का आपका टैलेंट इस्तेमाल हो रहा है, और उसके अलावा बाकी सब वैसे ही हैं जैसे कल किए थे। तो आप बता दें अगर कुछ पूछना है तो। जो यूनिट्स बिक गए, जैसे कल वाले साल में था कि 90 पता नहीं 4000 समथिंग बेच दिए थे, 400 खराब हो गए थे, तो हमें इसके लिए ना पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ी थी। तो यहां पर कल वाले से थोड़ा सा फर्क यह है कि पर यूनिट कॉस्ट जरूर निकालें, लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी है, तो उस पर वो प्रोसेस कॉस्टिंग वाला काम हुआ है। तो ये इसमें एक पॉइंट डिफरेंट था कल वाले से। अगर किया है और कुछ पूछना है तो पूछें। हाँ जी, कुछ नहीं। अच्छा, एक तो अभी आज एक्स्ट्रा क्लास है, और है जी, आज है ना एक्स्ट्रा, और आज की एक्स्ट्रा क्लास एंड करें, वो दूसरे कमरे में होगी। उस क्लास को एंड करके फिर देखते हैं कि हम कल डबल कर रहे हैं कि सिंगल कर रहे हैं। मेरी कोशिश यही है कि सैटरडे को आपको ना बुलाऊं, आप तैयारी करें। अच्छा, मैंने ब्रेक तो लगाई थी चैप्टर 6 और 5 पढ़ाने के लिए, तो अभी चूंकि आपको वो मिड टर्म के लिए पूरी करानी है बात, तो वापस चलते हैं चैप्टर 7 पे, प्रोसेस कॉस्टिंग पे वापसी। चैप्टर 5 एक बड़ा आसान सा टॉपिक है, तो वो मैं आपको कल आखिर में बेशक 15 मिनट भी लगा दूं तो वो बहुत है। तो आज उस पर टाइम जाए की बजाय चैप्टर 7 पे वापस। बैक टू प्रोसेस कॉस्टिंग। इस चैप्टर के मैंने पहले दिन ना 3 हिस्से बांटे थे, अब ये तीसरा हिस्सा। एक हिस्सा जिसमें सारी कैलकुलेशन सीखी थी, दूसरा हिस्सा जिसमें ज्वाइंट और बाय बताया था, और तीसरा हिस्सा मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज कहा था। तो तीसरा हिस्सा, अच्छा इसको ना मैंने एहतियात की वजह से किताब में लिखा हुआ है सारा, फिर भी मैं टी अकाउंट बोर्ड पे दिखा देता हूं बने हुए किताब में, और एंट्रीज मैं जुबानी बोलूंगा लेकिन फिर किताब से रिलेट कर लेंगे। तो ये मिला जुला के बता रहा हूं, ये बुक से पढ़ते हैं। पेज चैप्टर 7 के अंदर हाँ जी, पेज 131 132 कहीं होगा शायद। अकाउंटिंग एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स, पेज 132।
नई पुरानी देख लें अकॉर्डिंगली जो भी पेज है। अच्छा, अब ना मैं आपको एंट्रीज से पहले टी अकाउंट बोर्ड पे बना के देता हूं। मैंने टी अकाउंट भी बनाया मैं पीछे, अगर आपने ये जो मैं बोर्ड पे कर रहा हूं ना नोट करना तो भी आपकी मर्जी है। तो मैं टी अकाउंट बनाता हूं बोर्ड पे, और बुक में बने हुए हैं, ना नोट करना हो तो कोई मसला नहीं है। टी अकाउंट्स के जरिए से एंट्रीज समझाऊंगा, फिर बुक में से भी एंट्रीज पढ़ लेंगे। अब चूंकि हम प्रोसेस कॉस्टिंग पे वापस आ गए तो मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे, प्रोसेस 1 2 3, तो वर्क इन प्रोसेस सबका एक ही बनेगा कंबाइन। सारे प्रोसेस एक ही वर्किंग प्रोसेस कौन बनेगा भाई? हर प्रोसेस का अलग अलग बनेगा। तो जो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है ये सेपरेट बनेगा हर प्रोसेस के लिए। हर प्रोसेस का इनपुट और है, आउटपुट और है, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और है। तो वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट हर प्रोसेस के लिए अलग अलग बनेगा। और है ये टी यानी डेबिट क्रेडिट, डेबिट में रुपीस वाला कॉलम, क्रेडिट में। लेकिन खास तौर पे इस टॉपिक के लिए ये जो टी अकाउंट है ना, उसमें यूनिट्स वाला कॉलम भी होता है। यूनिट्स, केजी, लीटर, जो भी सवाल में होता है, यानी क्वांटिटी का कॉलम भी होता है। ये टी अकाउंट सारे मैंने बुक में बनाए हुए हैं, सिर्फ समझाने में मुझे स्क्रीन की बजाय बोर्ड ज्यादा बेहतर लग रहा है, इसलिए मैं बोर्ड पे दोबारा बना के दिखा रहा हूं। स्क्रैप इन्वेंट्री आपने दोबारा बनाने हैं तो भी आपकी मर्जी है, नहीं बनाने तो भी आपकी मर्जी। स्क्रैप इन्वेंट्री, इसमें भी रुपीस का कॉलम भी है और यूनिट्स का कॉलम भी है। और एक अकाउंट एबनॉर्मल लॉस का, इसमें भी रुपीस का कॉलम भी है और यूनिट्स का कॉलम भी है। अच्छा जी, कल वाला जरा एक दोहराता हूं। मटेरियल के सेट में मटेरियल का खरीदना एंट्री, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट, वापस करना है तो उलट हो जाएगा। प्रोडक्शन को इशू कर रहे हैं, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, अगर डायरेक्ट है तो, इनडायरेक्ट है तो एफओएच कंट्रोल डेबिट, और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, आता है आपको। वो जो एंट्रीज है ना, वो प्रोसेस कॉस्टिंग की डिटेल में उतरने के अलावा है। अब इस चैप्टर में मजीद डिटेल में जब उतरेंगे तो एक प्रोसेस का वर्क इन प्रोसेस, फिर दूसरे, फिर तीसरे का, फिर नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस। तो वो जो मैंने कल एंट्रीज बताई थी वो इस गहराई में उतरे बगैर है, और अब मैं उन्हीं एंट्रीज में साथ गहराई वाली एंट्रीज भी जोड़ रहा हूं। वर्क इन प्रोसेस एक इन्वेंट्री है और हर प्रोसेस का अलग अलग बन रहा होगा। प्रोसेस ए का वर्क इन प्रोसेस अलग बन रहा होगा, बी का अलग बन रहा होगा, हर पीडी का अलग अलग वर्क इन प्रोसेस बनेगा। अब चूंकि ये इन्वेंट्री है तो महीने के शुरू में इसका एक वीडी बैलेंस भी होगा। ये क्या होगा? जो सवालों में आज तक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होता था, तो ये उस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स आ रहे होंगे। वो जो हर सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया था, ये वो है, ये उसकी क्वांटिटी, और ये क्या होगी? उसकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट से मुराद है मटेरियल, लेबर, कन्वर्जन, सब मिला के। और फॉर द मंथ वर्क इन प्रोसेस में मजीद क्या क्या हो रहा होगा? मटेरियल डलेगा, क्या एंट्री करें? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, तो उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कह देते हैं। क्वांटिटी में इसके यूनिट्स आ जाएंगे और यहां उसकी अमाउंट आ जाएगी। और अगर ये पहला प्रोसेस नहीं है
तो फिर ट्रांसफर इन भी होगा, जहां से हो रहा होगा वो वाला वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट और ये वाला वर्क इन प्रोसेस डेबिट, ट्रांसफर इन। यूनिट्स आ जाएंगे और उनकी कॉस्ट आ जाएगी। और इस महीने में प्रोसेस में क्या क्या हो रहा होगा, मटेरियल डल गया, लेबर और एफओएच लगेगा, तो लेबर लगेगा तो क्या एंट्री, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और वेजेस कंट्रोल क्रेडिट, और यहां उसकी अमाउंट आ रही होगी, यूनिट्स भी आ रहे होंगे। फिर इसके अलावा एफओएच क्या एंट्री होगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच कंट्रोल क्रेडिट, किस अमाउंट से, अप्लाइड एफओएच से। जो कल वाली सारी एंट्रीज है ना वही है, उन्हीं को थोड़ा सा और डिटेल में उतारने लगा हूं मैं, बाकी ये वही है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एफओएच। और इस महीने में प्रोसेस के साथ क्या क्या सलूक हो रहा है, इनपुट डाला उस पे और खर्चे हुए, आउटपुट, आउटपुट होगा तो या तो फिनिश गुड्स हो सकती हैं या यहां से अगले प्रोसेस में जा रहा होगा, तो यहां से जो भी जा रहा होगा तो यहां से क्रेडिट ही हो रहा होगा, उसको मैं कह देता हूं ट्रांसफर आउट। यहां आ जाएंगे उसके यूनिट्स और यहां उनकी कॉस्ट। अब ये ट्रांसफर आउट चाहे अगले प्रोसेस में जा रहे हैं चाहे फिनिश गुड में जा रहे हैं, वो यहां से क्रेडिट, और यहां से कौन कौन किधर किधर जा रहा होगा, नॉर्मल लॉस भी यहां से बाहर ही निकल रहा होगा और एब नॉर्मल लॉस भी यहां से बाहर ही निकल रहे होंगे। देखें ना, अगर आप क्वांटिटी वाले कॉलम को देखें तो प्रोसेस में ये आए हैं, ये पहले मशीन में पड़े हुए ये आए हैं, तो अब जो यहां से जा रहे होंगे वो इस साइड पे, तो नॉर्मल के भी यूनिट्स और एब नॉर्मल के भी यूनिट्स। पहले नॉर्मल बताता हूं, नॉर्मल लॉस की जो क्वांटिटी है उसको हम वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट से निकाल के स्क्रैप इन्वेंट्री वाले अकाउंट में डाल देंगे। क्या एंट्री जाएगी, स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। तो यहां पर नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स आ गए और उनकी अमाउंट, उनकी कॉस्ट, कॉस्ट तो उनकी होती नहीं है तो उनकी स्क्रैप वैल्यू। यानी इस साइड पे आ गई इनकी स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। लेकिन जितने सोचे थे उससे और ज्यादा जाया हो गए एब नॉर्मल लॉस, तो उनको भी वर्क इन प्रोसेस से तो निकालना ही है क्योंकि यहां से निकल गए, और उनको फिलहाल इधर ले आएंगे। क्या एंट्री बन जाएगी, एब नॉर्मल लॉस डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। लेकिन इसकी अमाउंट क्या होगी, कॉस्ट, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की कॉस्ट होती है। अभी जो बताया पहले वो तो देख रहे हैं। फॉर द मंथ इतने पहले थे, इतने और आए, इतने बाहर निकल गए, तो बाकी हो गया आउटपुट, लॉस भी हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। अब अगर इसको सवाल के हिसाब से देखें तो ये वाली सारी फिगर्स गिवन होंगी जो आज तक सवालों में गिवन होती हैं। करंट मंथ डाटा में ये बताया होता है ना, ये वाली चीज ये भी गिवन ही होती है ना, स्क्रैप वैल्यू गिवन होती है। ये वाली फिगर्स कैसे मिलेंगी, ये और ये
स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन से। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में हम यही चीजें तो लिख रहे होते हैं, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो ये हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन वर्किंग में बनाना पड़ेगा। ये वहां से फिगर्स आएंगी। अच्छा, अब इसमें मैं एक और चीज नॉलेज के लिए बताता हूं। अगर हम इन यूनिट्स वाले कॉलम का टोटल करें तो ये दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। हाँ, इतने पहले थे, इतने और आए, इतने बाहर चले गए, इतने बचे रह गए, तो हाँ बराबर ही होना चाहिए। तो लॉजिकली ये क्वांटिटी स्केड्यूल है। क्वांटिटी स्केड्यूल में भी तो हम यही कर रहे होते हैं, बस उसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है, वरना ये जो यूनिट्स वाला कॉलम है ये क्वांटिटी स्केड्यूल ही है। इतने पहले थे, इतने और आए, इतने बन के बाहर चले गए, इतने कूड़े में फेंक दिए, इतने बचे रह गए, तो ये दोनों साइड्स बराबर ही होनी थी। ये होता है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। जितना नहीं बैलेंस है, सीडी लिख तो दिया, ये बैलेंस होगा। अगेन मैंने नहीं लिखा भी, वो बताता हूं, पहले बाकी चीजें पक्की कर लें। पहले बाकी पक्की कर लें। तो इस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का यानी टी अकाउंट अगर बनाए, यानी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जितना खर्चा हो रहा है वो इधर है, इस खर्चे का रिजल्ट क्या निकल रहा है वो इधर है। इतना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पहले था, इतना इस पर भी और इन पर भी इतना खर्चा और हुआ। ये जो लेबर और एफओएच है ये इनके ऊपर भी लगा है और बाकी इस पे भी लगा है ना। ये जो ओपनिंग है इस पे भी तो और खर्चा हुआ है, वो इसके अंदर है। अब ये सारा खर्चा करने का रिजल्ट क्या निकला? इतनी कॉस्ट वाले बन के बाहर चले गए, इतनी कॉस्ट वाले जाया हो गए, और इतनी कॉस्ट वाले अभी सीडी हैं, और अगले महीने ये ओपनिंग बन जाएगा। अच्छा, एक और चीज बताता हूं। हम लोग चलो एफ को मेथड वेटेड एवरेज पर यूनिट कॉस्ट का न्यूमरेटर में क्या बना रहे होते हैं? पर यूनिट कॉस्ट की न्यूमरेटर में वेटेड एवरेज मेथड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट, करंट पीरियड में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड इन कन्वर्जन माइनस नॉर्मल लॉस की रिकवरी। तो देखिए खर्चे इधर लिखे हुए, उनकी रिकवरी उस साइड पे लिखी हुई है, तो नेगेटिव वाला इंपैक्ट आ रहा है ना। तो इसलिए नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू क्रेडिट साइड। इतने पहले थे, इतने और आए, इसमें से इतने जाया होके बाहर चले गए, इतने बन के बाहर चले गए, और ये क्लोजिंग है। तो अगर जितने सोचे थे उससे कम जाया हुए, यानी ज्यादा बन गए, इस तो आए ही नहीं थे जितने ज्यादा बन गए, तो एबनॉर्मल गेन है वो फिर इस साइड पे आ रहा होगा। ये होता है वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट। अगर सवाल में आपसे टी अकाउंट रिक्वायर्ड हो, इसमें भी मैं जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट भी फिट कर दूंगा, लेकिन एक नॉर्मल से प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल में ये है जी वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट। इसमें बताएं कोई एतराज तकलीफ? इधर आते हैं। इस टी अकाउंट में अभी डेबिट साइड पे क्या आया हुआ है? एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स और उनकी कॉस्ट, यानी ये वाली फिगर। ये फिगर कैसे निकली होगी? स्क्रैप इन्वेंट्री नाम से क्या लग रहा है? स्क्रैप इन्वेंट्री, वही टूटी फूटी इन्वेंट्री। तो अभी फिलहाल नॉर्मल लॉस था 100 यूनिट्स, और जितना हमने सोचा था उससे मजीद ज्यादा जाये हो गए 40। तो असल में कितने टूटे फूटे? 140।
अभी इस वक्त कबाड़ में कितने लिखे हुए हमने? सिर्फ ये वाले। इन 40 को भी तो वहीं ले जाना है ना। अभी वो यहां है, तो इनको यहां से यहां ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। और वो डेबिट। लेकिन इसकी अमाउंट क्या होगी? हम इसको स्क्रैप इन्वेंट्री में, कूड़े वाली इन्वेंट्री में ला रहे हैं, जो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी। किसकी स्क्रैप वैल्यू? एबनॉर्मल लॉस की, यानी यहां से क्रेडिट और वहां डेबिट। अब उस कूड़े वाली इन्वेंट्री में 140 पूरे पहुंच गए, 100 नॉर्मल के रास्ते से आए थे, बाकी 40 भी यहां ले आए। अब ये 140 यूनिट्स बेच देंगे कबाड़िए को, क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट और स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट। जितने के थे उतने के बेच दिए, ये अकाउंट नील हो गया। हाँ, 140 यूनिट्स इधर आए, 140 यूनिट्स निकल गए। क्या अभी लॉस पहले, अभी गेन का सवाल ना पूछें, पहले गेन नहीं छोड़े, पहले जो लॉस है उसको क्लियर करें। यहां मैंने एंड पे गेन नहीं बना दिया। हाँ, तो अभी नहीं गया ना, गेन का बता के जाऊंगा, पहले लॉस वाली बात पूरी कर लें। वो काउंट हो गया पूरा, ये पूरा हो गया। 140 यूनिट यहां थे, 140 यूनिट यहां थे। रुपए का फर्क है, यहां डेबिट्स और डेबिट क्रेडिट तो रुपए का ही होता है, यूनिट्स तो सिर्फ साथ सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है, यूनिट थोड़ी डेबिट क्रेडिट हो रहे होते हैं। यहां पर आ रही है इसकी कॉस्ट और यहां आ रही है स्क्रैप वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबली कॉस्ट ज्यादा ही होगी, तो इस टी अकाउंट की बैलेंसिंग करें तो बैलेंसिंग फिगर किधर, किस साइड पे? इस साइड पे। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी ना, नेट हमारा ये नुकसान है और ये नुकसान P&L में चला जाए। इसीलिए बिल्कुल पहले वाली जब आपको क्लास बताई थी लॉसेस वाली, तो उसमें कहा था कि अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस जो P&L में जाती है, कॉस्ट और स्क्रैप का नेट। तो P&L डेबिट, स्क्रैप एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। इन 3 अकाउंट्स को अच्छी तरह देख लें। एबनॉर्मल गेन के अलावा इनमें से बताएं, कुछ पूछना है? हाँ हाँ, ये हाँ 140 यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू, वो डेबिट, ये क्रेडिट। वो ये है। अब तो मैंने मिटा दिया था, तो आपकी पिक्चर में तो आया ही नहीं है। असल में हुए 70 जाया। अच्छा, अब जब गेन समझा रहा हूं तो ये लाइन नजरों में नहीं है, ये नहीं है लाइन। ये कितने आ रहे हैं? 100 आ रहे हैं। पहले तो वो सबसे उधर नुक्कड़ वाली एंट्री क्या होगी? वो एंट्री सबसे आखिरी, वो सबसे कोने पे, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एबनॉर्मल गेन क्रेडिट। इनकी कॉस्ट से एबनॉर्मल गेन यहां आ गया।
ये कितने यूनिट्स की स्क्रैप लिखी हुई है? 100 की। असल में कबाड़िया को कितने बेचने हैं? 70। तो यहां 100 लिखे हैं, जबकि असल में तो बेचने ही 70 है। तो वो जो वहां फालतू लिखे हुए वो इधर क्रेडिट करने पड़ेंगे। तो स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट और एबनॉर्मल गेन डेबिट। ये इनकी स्क्रैप वैल्यू आ गई। ये पूरा हो गया। इधर 100 की स्क्रैप वैल्यू है, जबकि असल में 70 बिकने हैं, तो बाकी 30 यहां इसको कैंसिल कर रहा है। इस टी अकाउंट में 30 तो क्वांटिटी है, ये लिखी है इनकी कॉस्ट, ये लिखी है इनकी स्क्रैप। अब अगर बैलेंसिंग करेंगे तो किस साइड पे आएगा? इस साइड पे। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये P&L में जाएगी। इसीलिए जब वो शुरू में P&L क्या था, एबनॉर्मल गेन P&L में कितना जाएगा, तो एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू। तो ये भी उसकी एक वजह है कि बैलेंसिंग फिगर निकली, उनका डिफरेंस रही है। अब बताएं नॉर्मल गेन लॉस का जो भी पूछना है। हाँ जी, एनटी अकाउंट में बताएं, कोई सवाल परेशानी? अच्छा, आप ना बुक पे आए और ये एंट्री सारी एक एक करके समझाता हूं, और सामने स्क्रीन नहीं खोल रहा ताकि ये टी अकाउंट्स आपके सामने रखूं, तो इसलिए आप साथ साथ चलिएगा मेरे। ये मैंने ना सारी पॉसिबल एंट्रीज डाली हुई है, तो सवाल में जरूरी नहीं कि सारी हो। ये जो कल एंट्रीज पड़ी है ना, मोर और लेस वही है, बस उनमें और तफसील है, और जो चीजें कॉमन थी वो मैंने दोबारा डिस्कस भी नहीं की। जैसे सेल्स होने की एंट्री, वो मैंने यहां दोबारा नहीं बताई। अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्री इस चैप्टर में दोबारा नहीं लिखी। यहां पर मेरा फोकस था कि जो एडिशनल काम पड़ रहे हैं, या एटलीस्ट वो चीजें जो वर्क इन प्रोसेस के टी अकाउंट में नजर आ रही हैं, बस उनकी एंट्रीज दिखा दूं। वरना जब सवाल आएगा कि शक्ल से पता चल रहा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है और एंट्रीज मांगी हुई है, तो सिर्फ वो एंट्रीज जो अभी बताने लगा, जो कल बताई थी वो भी हैं। एफओएच अप्लाई करने की एंट्री भी है, अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्री भी है। तो ये और वो सब मिलाकर ही हम सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। पहली एंट्री। अच्छा, मैंने ना एक और काम ये किया हुआ है कि अब आप जो अभी रिलेट कर रहे थे कि इसका डेबिट किधर गया, तो मैंने जो एंट्रीज के नंबर लगाए हुए ना, 2-3 पेजेस आगे चलें, टी अकाउंट बनाए हुए मैंने। इन टी अकाउंट्स में मैंने उनकी नंबरिंग भी की हुई है कि कौन सी वाली एंट्री है जो यहां आ रही है।
चले जी एंट्रीज पे वापस। पहला काम, मटेरियल इनपुट हो रहा है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट। देख लें पहली एंट्री में कोई एतराज? दूसरी, पिछले प्रोसेस, अगर ये पहले प्रोसेस का सवाल नहीं है, लेट से प्रोसेस 2 का है, तो वर्क इन प्रोसेस 2 डेबिट और वर्क इन प्रोसेस 1 क्रेडिट। ये सेकंड देख लें। ये भी सही है। अगली और उससे अगली भी देख लें, तीसरी चौथी भी देख लें। अच्छा, अब ना एक बात है जो आपकी कॉमन सेंस पे मैं उम्मीद लगा तो रहा हूं। वैसे दूसरी एंट्री में मैंने वर्क इन प्रोसेस 2 1 लिखा है, तीसरी चौथी में नहीं लिखा। नहीं, और कोई जवाब? तो आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे? लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। जिस प्रोसेस का सवाल है आपकी हर एंट्री में वर्क इन प्रोसेस डैश वो नाम आना चाहिए। जैसे प्रोसेस 3 का सवाल है तो हर एंट्री में वर्क इन प्रोसेस डैश 3 लिखा होना चाहिए। मैंने दूसरी एंट्री में नाम इसलिए मेंशन किया है क्योंकि मैंने दोनों ही वर्क इन प्रोसेस लिखे हैं। ये वाला प्रोसेस 2 को कह रहा हूं मैं, ये वाला पिछला वाला प्रोसेस 1, तो फिर वर्क इन प्रोसेस 2 डेबिट, वर्क इन प्रोसेस 1 क्रेडिट। अगले में तो जाहिर है जिसका सवाल कर रहे हैं वही वर्क इन प्रोसेस है, इसलिए मैंने साथ मेंशन नहीं किया हुआ। ये तो अच्छा है मैंने पूछ लिया आपसे, ये तो है नहीं समझ आई। अच्छा, अगर ये वर्क इन प्रोसेस 2 का सवाल है तो आप एंट्री में जब वर्क इन प्रोसेस लिख रहे हैं तो वर्क इन प्रोसेस 2 लिख रहे हैं। जैसे एंट्री 3 क्या हो जाएगी? वर्क इन प्रोसेस 2 डेबिट, वेजेस कंट्रोल क्रेडिट। चौथी एंट्री वर्क इन प्रोसेस 2 और एफर्ज कंट्रोल क्रेडिट। यानी जिसका सवाल है हर एंट्री में वो नाम साथ जुड़ना है। चलो भी सवाल करूंगा तो फिर बता दूंगा इस बात को। हाँ जी, 5वीं एंट्री देखें जरा, लंबी चौड़ी एंट्री की हुई है मैंने। अगर तो ये नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है, वही जो मैंने ट्रांसफर आउट लिखा हुआ है, तो यहां का आउटपुट है ये क्रेडिट और जहां जा रहा है वो डेबिट। तो मैंने देखें इसको वर्क इन प्रोसेस 3 और 2 का नंबर इस्तेमाल किया। लेकिन अगर ये गुड्स हैं तो फिर ये वाला वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी डेबिट। और अगर ये ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं, और मैंने एंट्री में सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ज्वाइंट प्रोडक्ट हो सकता है फिनिश्ड हो सकता है आला तालीम हासिल करने के लिए आगे जाना हो। तो मैंने मिसाल ये लिखी कि ए फिनिश्ड है और बी ने आगे B+ बनने जाना है, तो जिसने आगे अगले प्रोसेस में जाना है वो वाला वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया और जो फाइनल है वो फिनिश गुड हो गया। और इन एंट्रीज की अमाउंट कहां से मिल रही है? स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में जो हमने कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाली है। और ये 5.3 की अमाउंट कहां से मिल रही है? 5.3 एंट्री की, वो जो हमने कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड को तोड़ा होता है, ये वो फिगर्स आ रही होंगी। हाँ जी, 5.1, 5.2, 5.3। ओके, 5 ओके। 6 अगर बाय प्रोडक्ट है तो बाय प्रोडक्ट भी तो यहां से आउट ही हो रहा है ना, तो वो यहां क्रेडिट हो जाएगा। वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट किस अमाउंट से? बाय प्रोडक्ट की NRV से, ये वाला क्रेडिट। और अगर बाय प्रोडक्ट ही बिक जाना है तो बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री डेबिट। और अगर उसने पढ़ने लिखने के लिए आगे चले जाना है तो अगला वर्क इन प्रोसेस डेबिट। जी, नंबर 6 ओके। नंबर 7 ये जो नॉर्मल लॉस वाली बताई, नॉर्मल लॉस वर्क इन प्रोसेस से निकाल के स्क्रैप इन्वेंट्री में लेके जा रहे हैं, नंबर 7। नंबर 8 एबनॉर्मल लॉस को वर्क इन प्रोसेस से निकाल के यहां ला रहे हैं, एंट्री की अमाउंट कॉस्ट।
और फिर एबनॉर्मल लॉस को स्क्रैप वैल्यू पे यहां से निकाल के यहां लेके जा रहे हैं। नंबर 9, ये नंबर 8 और नंबर 9 ये है, ये 8 है, ये 9। ओके, और नंबर 10 ये P&L। और मेरे नसीहत ये है कि आप ना 9 और 10 मैंने लिख के तो दी है, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में हम इसको कंपाउंड ही करेंगे। ये 9 और 10 को जरा कंपाउंड डब्बा देख लें। ये 9 और 10 को कंपाउंड किया मैंने। पेपर में अगर एंट्री मांगी हो तो बेहतर है कि हम कंपाउंड ही करें। हाँ जी, नंबर 10 तक 11, 12, 13 पढ़ लें, वो ये है। एबनॉर्मल लॉस की जगह गेन हो तो वो ये है 11, 12, 13। और इसी तरह एग्जाम करते हुए हम 12, 13 मिक्स करके लिखेंगे। बिल्कुल एबनॉर्मल लॉस का उलट है जो यहां समझाया है। तो 11, 12, 13 तीनों पढ़ लें डब्बा समेत। हाँ जी, 11, 12, 13, 20 पूछनी है तो बताए ना। 11, 12, 13 ओके। 14 ये जो कूड़ा बेच लिया हमने, कैश डेबिट, स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट। नंबर 14 देख लें। सही है। अच्छा 15 समझाता हूं, उससे पहले ना ये आगे जो टी अकाउंट्स बनाए हुए ये भी अच्छी तरह देख लें। यही है जो मैंने बोर्ड पे समझाए हैं, लेकिन अब ये कंप्लीट पिक्चर के साथ है। ये तीनों टी अकाउंट अच्छी तरह देख लें, चारों। मैंने इनमें एंट्रीज के रेफरेंस भी दिए हुए, कौन सी एंट्री कहां आ रही है वो भी रिलेट करना है तो कर लें। फिर नंबर 15 समझाऊंगा। हाँ जी, टी अकाउंट्स भी डन सारे।
नंबर 15 समझाता हूं। नंबर 15 ये है कि चेयर्स बन रही थी और उस पर कपड़ा और फोम लग रहा था। कपड़ा फोम लगाते लगाते थोड़ा सा फोम फट गया, जाया हो गया और वेल्डिंग भी टूट गई। अब या तो उसको कबाड़ समझें और प्रोसेस से बाहर निकाल दें नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस कह के, या फिर थोड़ी वेल्डिंग और करके अगर बच सकता है तो बचा ले। इसको कहते हैं रीवर्क। तो अगर कोई यूनिट्स प्रोसेस के दौरान टूट गए थे और उन पर और खर्चा करके उनका इलाज करा के बचत हो सकती थी तो उसको रीवर्क कहते हैं। अगर ना करते रीवर्क तो बस फिर ये नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस होता। रीवर्क कर दिया तो ठीक हो गए। अब जब मजीद मटेरियल लेबर लगाया तो अब इसमें दो बातें, या तो कोई गलती से टूट गई थी और अब ठीक किया, या फिर रूटीन है कि 150 टूटती हैं, उनमें से 30-40 बचा लेते होते हैं, ये रूटीन है। तो अगर रीवर्क करना रूटीन है तो ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल और फोम और कपड़ा लग रहा है इसकी अकाउंटिंग क्या होगी? वही जो रूटीन अकाउंटिंग होती है। और अगर ये रूटीन नहीं है, बस इस दफा कुछ हादसा हो गया था तो इलाज पे खर्चा किया है, तो अब वो इलाज का खर्चा एब नॉर्मल है और P&L में जाएगा। ये 15 है सारा। ये मैंने इतने सारे क्रेडिट क्यों कर दिए? सब मिला दी ना, मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगा, ओवरहेड भी लगेगा, तो मैंने सब मिला दिए। हाँ जी, ओके। चलें फिर हल्के सवाल से शुरू करते हैं, फिर अगली क्लास में थोड़े तगड़े सवाल कर लेंगे। ऑटम 14 खोलें। ऑटम 14 ये एंट्रीज टी अकाउंट्स डन। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ऑटम 14 पढ़ने में करता हूं। हाँ जी, अबाविल। नगेट्स बना के बेचते हैं हम। ऑटम 14 अबाविल फूड्स। सवाल पढ़ लें तो मैं करूं।
हाँ जी, इसमें एक फिगर को ना फिलहाल इग्नोर करें, सवाल पूरा करने के बाद बताऊंगा कि उसका क्या मकसद था। फिलहाल उसको इग्नोर करते हैं। वेट आफ्टर कुकिंग दिया हुआ है कितना, 440,000। फिलहाल इस लाइन को इग्नोर कर देते हैं, फिलहाल पहले बाकी सवाल करते हैं, इस लाइन को फिलहाल इग्नोर करके। क्या रिक्वायर्ड है जी? प्रोसेस अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ जून। तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट रिक्वायर्ड है और प्रोसेस का नाम है कुकिंग प्रोसेस, कुकिंग डिपार्टमेंट। तो ऑटम 14 वर्क इन प्रोसेस कुकिंग। फिगर्स रुपीस में है, मिलियन में है, थाउजेंड्स में है? थाउजेंड्स में। ये हो गए थाउजेंड्स। और यूनिट्स किस में है? केजीज में। ये हो गए केजीज। ये है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड या तो फॉर्मेट पूरा जहन में पिक्चर हो तो फॉर्मेट को फॉलो कर लें, या सवाल की तरतीब चला लेते हैं। तो सबसे पहले टी अकाउंट में क्या आता है? ओपनिंग। ओपनिंग कितने किलो? 30,000। और उसकी टोटल कॉस्ट जी 7.5 एक जज्बाती आंसर है। अरे 50% का इससे क्या ताल्लुक है? मटेरियल कितना? 6 प्लस 1288। ये जो 1288 है ये कन्वर्जन है नहीं, है लेबर है। हमें इसमें एफओएच भी डालना पड़ेगा। नाइन जीरो, ये है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 9094। ये आपको रुपीज में लेबर दिया हुआ है, कन्वर्जन नहीं दी हुई है, तो उसको कन्वर्जन बनाना पड़ेगा जी। लेबर प्लस एफओएच। नहीं मुझे याद है, यही है। हाँ जी, और मजीद इसमें क्या क्या आता है? ये पहला प्रोसेस है या सेकंड थर्ड है? पहला ही है, तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल आ रहा होगा। वो किधर है जी? डायरेक्ट मटेरियल ये कहां से देखें? कॉस्ट फॉर द मंथ। केजीज में इसकी क्वांटिटी आ रही है और आगे रुपीज में 50,000। तो 50,000 आ जाएगा यहां, 50 मिलियन है ये इनफैक्ट, और क्वांटिटी आ जाएगी 420। और इसमें क्या आता है? डायरेक्ट लेबर, वो भी इसी के साथ दिया हुआ है आगे 20,000, और इसके साथ भी 4,20,000 किलो लिख दें। नहीं, क्वांटिटी और मटेरियल की है, और लेबर के साथ एफओएच भी। कितना एफओएच? 20 मिलियन का 120% जी 24। कर सकते हैं, लिख सकते हैं कन्वर्जन। हाँ जी, और क्या? और ट्रांसफर आउट
362 और इसकी अमाउंट वो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालनी पड़ेगी, क्वांटिटीज कैजुअल, ईपी, कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, वो सब वर्किंग में करना पड़ेगा। और वो भी नहीं, लॉसेस नहीं है सवाल में, तो लॉसेस भी है ना, तो नॉर्मल लॉस तो ये फिर हमें वो क्वांटिटी स्केड्यूल की कैलकुलेशन से मिल जाएंगी चीजें। अच्छा, इसको ना मैं यहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं क्वांटिटी स्केड्यूल बनाऊंगा तो ये यहां से कंटिन्यू करूंगा, इसको मैंने यहीं छोड़ दिया, वर्किंग्स में आ गए हम। क्वांटिटी स्केड्यूल, अब हमें इन सब चीजों की, जैसे एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट, तो वो सारी स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन की मेहनत तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए इस टी अकाउंट को यहां छोड़ के उसी रूटीन तरीके पे चले गए। क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 30,000, इनपुट 420, क्लोजिंग 65, इंस्पेक्शन स्टेज 80%। ओपनिंग वाले इंस्पेक्ट पहले हो गए थे कि अब हुए, इस महीने हुए इसलिए ऐड होंगे। क्लोजिंग इंस्पेक्ट हो चुके कि नहीं, नहीं हुए इसलिए माइनस होंगे। तो अगर इसी का ही टोटल कर दें तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स ही आ जाएंगे। ये पहले भी एक दफा सवाल में करके दिखाया मैंने। 385। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना है? 5% है कि 2% और 3%? 5%। क्या कहा था? ना ना ना, ये नहीं मैंने कहा था। मैंने कहा था ये जो टेबल के अंदर लिखी हुई है वेट आफ्टर कुकिंग, इसको फिलहाल छोड़ दें, तो सारा कुछ ही नहीं भूलना। नॉर्मल लॉस, वैसे तो है 5% ऑफ दिस, लेकिन इसको ना तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि कुछ नॉर्मल लॉस है जो खराब हो रहा है और कुछ है जो चिड़िया ले गई। अच्छा, चिड़िया कौन सी ले गई? जो वेट लॉस हो गया, जो वेपोरेट हो गया ना, गायब हो गया। तो 2% जो है वो चिड़िया ले गई और 3% वो खराब हो गए। तो है, अच्छा 2 और 3 ये 5 बन गया। तो जो नॉर्मल लॉस है उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। वेट लॉस कितने परसेंट? इसका 2%, 7,700। और रिजेक्शन 3%, इसका 3%, 11,555। तो नॉर्मल लॉस है 1,250। ये यहां, हाँ जी, नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में बताएं एतराज। अच्छा, इसको तोड़ा क्यों है? क्योंकि स्क्रैप वैल्यू इसकी थोड़ी है, इसकी है, इसलिए हमें दोनों तोड़ने पड़ रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक सवाल होता है, वो किया ही नहीं किसी ने। हाँ, चलो बाद में कर लेते हैं, अभी अभी कर रहे थे तो इसलिए अभी कर लिया, बाद में कर ले, ना करें अभी। अच्छा, यहां पर एक सवाल ये होता है कि 385 का 5%, 19। अब इस 19,250 का 2% और इसका 3%, बाकी 95 किधर जाएगा फिर? 90 जो 5% है उस 5 को 2 और 3 में तोड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि हम इस 5% लगा के जो आंसर आएगा उसमें से 2% और 3%, तो बाकी लॉस क्या हुआ? तो ये 2 और 3 सिंपली इसका 5 का ब्रेकअप दिया हुआ, यानी जिस पे 5 लगाना था उसी पे 5 की जगह
2 और 3 लगाएंगे और एक लाइन छोड़ के आउटपुट, आउटपुट क्या है, यानी जो ट्रांसफर्ड टू 362, तो इसको बैलेंस करें तो एबनॉर्मल क्या है, लॉस है 3750। कर लें 40-60 कर लें। ईपी अच्छा, अब देखें यहां पे नॉर्मल लॉस लिखना था हमने, लेकिन मैं उसको वेट लॉस और रिजेक्शन अलग अलग इसलिए लिखूंगा क्योंकि ये जो 7700 है इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। जब गायब ही हो गया तो स्क्रैप वैल्यू किस बात की? स्क्रैप वैल्यू जो दी हुई है 60 रुपए पर केजी, वो इसकी है। तो 11550 इंटू 60 रुपए, 693। और एबनॉर्मल लॉस कितना? 3750 और सीडी 65। और ये और ये कैसे निकलेगी? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बना के, वो तो आपने ऐसे बना लेनी है। बना लीजिएगा, कभी नहीं कोई मुश्किल है इसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना, तो बस बन गई, हो गई। आप लोग भी ना लिफ्ट करें, खैर है बस। हाँ बिल्कुल, ईपी बनेगा, कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा। हाँ, वरना कैसे निकालेंगे फिगर्स? देखें, वर्क इन प्रोसेस मांगा हुआ है, मेहनत तो पीछे वही है सारी, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन वाली। तो ईपी बनेगा, कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी। ईपी किधर बन गई है? मटेरियल कन्वर्जन, वेटेड एवरेज है कि फाइफो है? वेटेड एवरेज है। कंप्लीटेड यूनिट्स 62, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 65,000, मटेरियल पूरा और कन्वर्जन जी 65%, 65 और 42250। एबनॉर्मल लॉस 3750, मटेरियल इंस्पेक्शन स्टेज क्या है? 3750 430 407
किधर 725 407250 opening work in process 626000 लेबर एफर्ट्स दोनों में कन्वर्जन ना 2834000 करंट पीरियड 50 million और 44 million लेबर एफर्ट्स दोनों। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 693 यानी मैं वाकई पूरा करूं, कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी, फिर वो तीनों फिगर्स कैलकुलेट होंगी, फिर टी नहीं होमवर्क ये नहीं है, लो कर ले। चले नमाज वगैरह पढ़ ले, तो फिर 1:30 बजे दोबारा मिलते हैं उस कमरे में, ठीक।